हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास के गुलाम वंश के सुल्तानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला में आज के जो सुल्तान है रजिया सुल्तान, जिसका कार्यकाल है 1236 से 1240 ईस्वी। तो आइए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। हालांकि इल्तुतमिश के कई पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों की तुलना में रजिया सबसे योग्य थी, यानी सर्वाधिक योग्य थी पुत्रों की तुलना में। तो इल्तुतमिश जो एक योग्य शासक सिद्ध हुआ था, उसने अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे पुत्रों की तुलना में मेरी पुत्री रजिया ही योग्य है और शासक के गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी रजिया ही होगी। लेकिन घटना ऐसी घटती है कि रजिया के सुल्तान बनने से पहले ही, यानी कि 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, उसी समय उसके दूसरे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज, जैसा कि नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, और इसकी माता जो थी वह शाह तुर्कान थी। इल्तुतमिश का पुत्र यानी रजिया का भाई रुकनुद्दीन फिरोज अपनी माता शाह तुर्कान के सहयोग से शासन सत्ता को स्वीकार कर लेता है, यानी शासन सत्ता पर कब्जा कर लेता है। और अब रजिया भागा भागा फिरने लगी, क्योंकि जो उसके पिता ने सिंहासन सत्ता रजिया को घोषित किया था, उसे उसके भाई रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी माता शाह तुर्कान के सहयोग से प्राप्त कर लिया था। तो अब रजिया के सामने यह व्यवस्था थी कि वह शासन सत्ता को कैसे प्राप्त करे। तो उस समय यानी इल्तुतमिश के समय एक नियम बना हुआ था कि अगर किसी को न्याय की मांग करनी है, सुल्तान से न्याय मांगना है, जनता से न्याय लेना है, तो वह लाल वस्त्र पहन करके जनता के सामने अपने न्याय की मांग करे। तो इसी का सहारा लेकर के एक बार जब रुकनुद्दीन फिरोज दरबार से बाहर विद्रोहों के दमन हेतु बाहर गया हुआ था, उसी समय शुक्रवार के नमाज के समय जब अनेक लोग, पूरी जनता नमाज अदा करके बाहर निकल रही थी, उसी समय रजिया ने लाल वस्त्र पहन करके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि न्याय की मांग किस रंग के वस्त्र को पहनकर की जाती थी। तो रजिया ने लाल वस्त्र, यानी कि लाल वस्त्र पहन करके ही न्याय की मांग की जाती थी। तो रजिया ने लाल वस्त्र पहन करके जनता के सम्मुख न्याय की मांग की कि मेरे पिता के द्वारा मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन मेरी सत्ता मुझसे छीन ली गई है। तो यहीं पर पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के मामले में रजिया का साथ दिया, यानी रजिया को अपना शासक स्वीकार किया। अब रजिया को यह बल मिल जाता है क्योंकि जनता, कुछ सरदार उसके साथ होते हैं, और वह रुकनुद्दीन फिरोज जो इस समय दरबार से बाहर गया हुआ था, उसको हटा करके, यानी कि सिंहासन जो कि खाली था, वह सिंहासन दिल्ली की सत्ता को प्राप्त कर लेती है और रुकनुद्दीन फिरोज को अपने सैनिकों के द्वारा उसको बंदी बनवा लेती है और आगे चल करके इसकी हत्या करवा देती है। इस प्रकार रजिया लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता के सहयोग से, तुर्क अमीरों के सहयोग से शासन सत्ता को प्राप्त करती है, और अब वह एक उपाधि धारण करती है जिसका नाम है उमद्दत उल निस्वा। ये क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया है कि रजिया ने कौन सी उपाधि धारण की है। तो रजिया ने उमद्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की। कब? जब वह शासन सत्ता को प्राप्त कर लेती है, यानी दिल्ली की शासिका बन जाती है और लाल वस्त्र पहन करके न्याय की मांग करती है। तो ये तीन क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। रुकनुद्दीन फिरोज का सहयोग कौन कर रहे थे? उसकी माता शाह तुर्कान कर रही थी। अब वही चालीसा के सरदार, तुर्क सरदार रजिया के पक्ष में आ जाते हैं, रजिया को शासक स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए कि रजिया रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके सत्ता प्राप्त की होती है, यानी कि पूरे कहीं ना कहीं इसके दरबार में एक षड्यंत्रपूर्ण माहौल चल रहा था। कुछ तुर्क अमीर, कुछ तुर्क सरदार रुकनुद्दीन फिरोज का सहयोग कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा सरदार रजिया का सहयोग कर रहे थे। तुर्क सरदारों का सोचना था कि रजिया जब सुल्तान बन जाएगी तो जैसा हम चाहेंगे उस प्रकार की शासन व्यवस्था संचालित होगी, उस प्रकार की शासन व्यवस्था चलेगी। लेकिन रजिया एक स्वच्छंद महिला थी। यह शासन सत्ता प्राप्त करते ही एक निरंकुश शासक के रूप में शासन संचालन प्रारंभ किया। सबसे पहले विरोधियों को शांत करने के लिए उसने अनेक तुर्क सरदारों की अनेक उच्च पदों पर नियुक्ति की, यानी कि जब तक
विरोधियों को शांत नहीं कर देगी रजिया, तब तक शासन संचालन करना उसके लिए बहुत कठिन था। ये चीज़ उसको पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि अगर हमें शासन संचालन करना है, चूँकि यह षड्यंत्रपूर्ण बहुत माहौल हो चुका है, इसलिए जब तक हम तुर्क सरदारों का सहयोग प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम शासन सत्ता को सही तरीके से चला नहीं पाएंगे। इसलिए विरोधियों को शांत करने के लिए उसने प्रमुख रूप से कुछ तुर्क सरदारों को उनको अच्छे पदों पर नियुक्त करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विरोधियों को शांत करने के लिए उसने नियुक्त किसको किसको किया? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन। यही नाम जो हैं यही बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला जो नाम होता है इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, खास तौर से इसको ऐतगीन कहा जाता था। ऐतगीन के नाम से आप लोग याद रखिए। इसको इसने अमीर ए हाजिब, दरबारी शिष्टाचार, यानी कि ये पूरे दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था, जिसे अमीर हाजिब कहा जाता था। यानी कि दरबारी शिष्टाचार एक तरह से दरबारी की शान शौकत, दरबार की देखरेख, दरबार की व्यवस्थाओं, यूँ कहा जाए कि सर्व प्रमुख मंत्रालय के रूप में था अमीर ए हाजिब। और इस पद को प्राप्त करता है कौन? ऐतगीन। ऐतगीन को रजिया, चूँकि ऐतगीन एक बड़ा तुर्क अमीर सरदार हुआ करता था और षड्यंत्रकारी माहौल का कहीं न कहीं यह करता धरता होता था, इसलिए रजिया इसको प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अमीर हाजिब पद प्रदान करती है। चूँकि यह अगर अमीर हाजिब बन जाता है तो रजिया का पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट जो व्यक्ति होता है जमालुद्दीन याकूत, खासतौर से इसको याकूत के नाम से जाना जाता है। यह निम्न तुर्क हबशी सरदार हुआ करता था। जमालुद्दीन याकूत, यानी कि पहला ऐतगीन था, दूसरा याकूत था। इसे अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रमुख बनाती है रजिया। अमीर ए आखुर या अश्वशाला का प्रमुख बनाती है किसे? याकूत को। अमीर ए आखुर, यानी कि जब भी रजिया बाहर विद्रोहियों के दमन हेतु जाती है, अपने अभियानों में जाती है, उस समय याकूत उसके साथ हुआ करता था। उसको घोड़े पर बैठने में उसे सहयोग प्रदान किया करता था। इससे जो तुर्क सरदार और भी थे, जो चूँकि यह निम्न तुर्क सरदार था, ये विदेश से आया हुआ था, गजनी के क्षेत्रों से आया हुआ था, इसलिए इसके अच्छे पदों पर यानी ऊंचे पदों पर इसकी नियुक्ति से बाकी तुर्क सरदार इससे ज्वेलसी रखते थे, इससे ईर्ष्या करने लगे थे। और आगे चल करके इसका रजिया से प्रेम संबंध की भी चर्चा होने लगी थी। तो इसको कहीं ना कहीं अमीर आखुर पद से हटाने का षड्यंत्र भी रचा जाने लगा था। नेक्स्ट होता है इजुद्दीन कबीर खां अयाज, यानी कि कबीर खां के नाम से प्रसिद्ध था। इजुद्दीन कबीर खां अयाज, ये इसको लाहौर का इक़्तिदार बनाती है रजिया। यानी कि ये भी एक तुर्क अमीरों में बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था कबीर खां। इसको षड्यंत्रकारी माहौल से दूर रखने के लिए इसे लाहौर का इक़्तिदार बना करके कहीं न कहीं दरबार से दूर भेज देती है। चौथा व्यक्ति होता है इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, यानी कि पहला ऐतगीन, दूसरा याकूत, तीसरा कबीर खां, इसे लाहौर भेज देती है और अल्तूनिया को तबर हिंद, भटिंडा या पंजाब का इक़्तिदार बना देती है। तो ये चार व्यक्ति जो प्रमुख रूप से थे, जो कहीं न कहीं रजिया के लिए सदस्य बनने का कार्य करते, तो इनकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए रजिया ने इन्हें बहुत ही अच्छे पदों पर आरूढ़ किया, बहुत ही अच्छे पदों पर इन्हें बैठाया। लेकिन आगे चल करके ये तुर्क अमीर याकूत से काफ़ी जलसी रखते थे, याकूत को न्यून पद देना चाहते थे, लेकिन वह रजिया का काफ़ी करीबी बनता चला जा रहा था और लोगों ने रजिया से इसके प्रेम की भी चर्चाएं करने लगे थे। इसलिए आगे चल करके एक षड्यंत्र करके याकूत की हत्या कर दी जाती है। अब आगे देखा जाए तो होता क्या है, यहाँ पर तुर्क अमीरों को उच्च पदों पर पदासीन करके रजिया शासन संचालन का कार्य करती है। लेकिन वो शासन कैसे करती है, उसके पहनावे पे अगर हम जाएं तो देखा जाए कि पर्दा प्रथा का त्याग। चूँकि रजिया एक इस्लामिक महिला थी जिसमें पर्दा प्रथा अनिवार्य था, लेकिन रजिया जो ही सुल्तान बनती है, शासन सत्ता को स्वीकार करती है, वह पर्दा प्रथा को त्याग करके पुरुषों के वस्त्र पहनती। जैसा कि पुरुष सुल्तान वस्त्र पहना करते थे, उसी तरह का वह वस्त्र पहनती है, जिसमें चोगा या कुबा जिसे कोट कहा जाता था, कुला जिसे पगड़ी या मुकुट कहा जाता था, यानी कि कुर्ता और पगड़ी एक शान शौकत के साथ खुले मुँह वह पहन करके खुले मुँह सिंहासन पर बैठती थी, राज दरबार में बैठती थी। और कहीं ना कहीं यही चीज़ तुर्क सरदारों को अब अच्छा नहीं लगता था। चूँकि रजिया से उम्र में काफ़ी तुर्क सरदार बड़े थे, काफ़ी तुर्क सरदार इस चीज़ को
अच्छा नहीं मान रहे थे कि रजिया खुले मुंह उनके सामने दरबार में बैठे। यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था, यह उन्हें बुरा लगता था कि एक स्त्री, एक महिला पर्दा प्रथा को त्याग कर खुले मुंह दरबार में बैठे। और दूसरी तरफ रजिया जब दरबार में बैठती थी तो काफ़ी वृद्ध तुर्क अमीरों को, तुर्क सरदारों को वह आदेश दिया करती थी। यह बात भी तुर्क सरदारों को अच्छा नहीं लगा कि हमारी पुत्री के समान, हमारी पुत्री की आयु की लड़की शासन सत्ता पर बैठकर हमें आर्डर कर रही है और हमें रजिया के सामने सर झुकाना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं यह विरोधाभास रजिया और बाकी जो चालीसा के सरदार थे, तुर्क सरदार थे जिन्हें वह उच्च पदों पर बैठाई हुई थी, तथा बाकी जो चालीसा के सरदार थे जिस चालीसा का गठन इल्तुतमिश ने किया था शासन के सहयोग के लिए, वही चालीसा का दल, वही चालीसा से के सरदार अब रजिया के लिए सरदर्द बनते जा रहे थे। यानी कि जो ही रजिया के पहनावे में परिवर्तन आता है, रजिया चोगा कुबा या कोट पहन करके तथा कुला या पगड़ी या मुकुट पहन करके खुले मुंह राज दरबार में राज सिंहासन पर बैठती है, तो यही बात कहीं न कहीं तुर्क सरदारों को सहन से बाहर होता है। यानी कि तुर्क सरदारों को यह बहुत ही अपने सम्मान के खिलाफ लगता है कि रजिया उन्हें ऑर्डर दे रही है। अब यहीं से देखा जाए तो रजिया के खिलाफ षड्यंत्रपूर्ण माहौल बनने लगता है। रजिया छोटी मोटी विजयों को करती हुई मात्र 4 वर्ष ही शासन संचालन कर पाई, क्योंकि एक तरफ जो ही वह तुर्क सरदारों को उच्च पदों पर नियुक्त करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास किया, दूसरी तरफ जो ही वह शासन संचालन करना प्रारंभ किया, उसके तुरंत ही विद्रोहकारी यानी षड्यंत्रकारी माहौल भी बनने लगता है। इसलिए रजिया जीवन भर कहीं न कहीं लड़खड़ाती रही। अब देखा जाए तो इस विद्रोह के षड्यंत्रकर्ता जो था वह एदगीन हुआ करता था। वही एदगीन जिसे रजिया ने अमीर-ए-हाजिब यानी दरबारी प्रमुख बनाया हुआ था, यह षड्यंत्रों का प्रमुख हुआ था। कौन? एदगीन। आगे देखा जाए जो दूसरा षड्यंत्रकारी था, चूँकि षड्यंत्रकर्ता जो था वह एदगीन था, इसी ने कबीर खां अयाज तथा अल्तुनिया को जो साम्राज्य से, जो दरबार से दूर थे, यानी कि लाहौर के इक़्तिदार तथा भटिंडा या पंजाब के इक़्तिदार थे, वहाँ उन लोगों को किसने एदगीन ने भड़काया कि रजिया के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए। तो सबसे पहले कबीर खां अयाज जो लाहौर का सूबेदार था, लाहौर का इक़्तिदार था या सूबेदार था, कौन? कबीर खां अयाज, जिसको लाहौर का सूबेदार बनाई हुई थी रजिया ने, और लाहौर उस समय एक बड़ी इक्ता हुआ करती थी। तो इस प्रकार कबीर खां अयाज सबसे पहले जो लाहौर का सूबेदार था उसने विद्रोह किया, रजिया के खिलाफ अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया, और दूसरी तरफ उसने अल्तुनिया को भी भड़काया, और अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर था, अल्तुनिया जो भटिंडा या पंजाब का गवर्नर था, इसने भी रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इस प्रकार अब रजिया विद्रोहों के दमन हेतु प्रस्थान करती है। जब विद्रोह होने लगा, दूसरी तरफ एक तरफ एदगीन दरबार में बैठे बैठे षड्यंत्र रच रहा है, और दूसरी तरफ रजिया को इसकी कोई भनक नहीं लग पाती है, चूँकि कबीर खां अयाज लाहौर में विद्रोह कर देता, अल्तुनिया भटिंडा में विद्रोह कर देता है, और दूसरी तरफ होता क्या है कि रजिया विद्रोहों के दमन हेतु दरबार से बाहर निकलती है। और यहीं पर 2 घटनाएँ घटती हैं। जो ही रजिया दरबार से बाहर निकलती है विद्रोहों के दमन हेतु, यहीं पर तुर्क सरदारों के द्वारा, जो चालीसा के बाकी तुर्क सरदार थे, वे इल्तुतमिश के और दूसरे पुत्र बहराम शाह को शासन सत्ता पर बैठा देते हैं। यानी कि जो ही रजिया विद्रोह के दमन हेतु बाहर निकलती है, बहराम शाह चालीसा के तुर्क सरदारों के सहयोग से शासन सत्ता को प्राप्त कर लेता है। और अब यहीं पर चालीसा के जो सरदार होते हैं वह बहराम शाह के समय में ही एक नए पद का गठन करती हैं, जिसका नाम होता है नायब-ए-मुमलकत या नायब। यानी कि बहराम शाह को जो इल्तुतमिश का अगला पुत्र होता है उसको शासन सत्ता पर, यानी रजिया की अनुपस्थिति में, रजिया चूँकि विद्रोह के दमन करने हेतु बाहर निकली हुई थी, उसने बहराम शाह की शासन सत्ता पर बैठा करके, यानी बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा करके एक नए पद नायब-ए-मुमलकत या नायब का पद का गठन करते हैं। और इसी नायब के पद में सुल्तान की अधिकांश शक्तियों को वह प्रदान कर देते हैं। और नायब का पहला पद, यानी कि पहले नायब के रूप में किसको बनाया जाता है, तो वह एदगीन को बनाया जाता है, चूँकि एदगीन ही पूरे षड्यंत्र का कर्ता धर्ता होता है, और यह दरबार में रह करके ही षड्यंत्र करता है। यानी बहराम शाह को सुल्तान बना देता है और स्वयं नायब या मुमलकत या नायब का पद को प्राप्त कर लेता है। अब आगे चल कर के होता क्या, दूसरी तरफ रजिया
कबीर खां तथा अल्तुनिया के विद्रोह के दमन हेतु निकलती है और उसको लगता है कि हम जब तक कूटनीतिक रूप से किसी एक को अपनी तरफ नहीं मिला लेते तब तक हम इस विद्रोह का दमन नहीं कर पाएंगे। तो उसने कूटनीतिक तरीके से अपने नारीत्व को प्रदर्शित करते हुए रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। यानी कि एक जगह कबीर खां के विद्रोह को दमन हेतु अल्तुनिया भी वहां पहुंच जाता है। अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है और उसी दौरान रजिया कूटनीतिक तरीके से अल्तुनिया को अपनी तरफ मिला लेती है और अल्तुनिया से प्रेम प्रदर्शित करती तथा अल्तुनिया से विवाह का प्रस्ताव रखती है और अंततः कूटनीतिक तरीके से रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। चूँकि उसकी ऐसी मजबूरी होती है कि कबीर खां अयाज को अगर हमें दबाना है, उसके विद्रोह को दमन करना है, दूसरी तरफ दिल्ली में अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करना है, तो कहीं न कहीं किसी एक बड़े इक़्तिदार की हमें आवश्यकता है। और ऐसे में उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और अब अल्तुनिया से विवाह करके उसने कबीर खां के विद्रोह को दबा देती है। लेकिन विद्रोहों के दमन करते हुए जो ही वह दिल्ली की तरफ कूच करने का प्रयास करती है, शासन सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए दिल्ली की तरफ आने का प्रस्थान करती है, लेकिन रास्ते में ही कैथल के निकट यानी पंजाब में कैथल के निकट बहराम शाह के कुछ डाकुओं के भेज करके, यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि बहराम शाह ने कुछ डाकुओं को भेज करके रजिया के वहीं पर हत्या करवा देता है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार कि कबीर खां के कुछ डाकू तथा बहराम शाह के सैनिकों के द्वारा रजिया की वहीं बीच में हत्या कर दी जाती है। यानी कि चूँकि बहराम शाह शासक बन चुका होता है और नायब मुमलकत के पद पर एदगीन होता है और दूसरी तरफ रजिया कैथल या पंजाब के निकट अल्तुनिया के साथ विश्राम करती रहती एक पेड़ के नीचे छाया में, और उसी वक्त बहराम शाह के डाकुओं के द्वारा रजिया तथा अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी जाती है और यहीं पर रजिया की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और एक विद्वान हैं मिनहाज उस सिराज, इन्होंने ही बताया है कि रजिया का नारी होना ही, रजिया का महिला होना ही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। यानी कि रजिया का नारीत्व होना, रजिया का महिला होना ही इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। तो इस प्रकार ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो कहीं न कहीं रजिया के साथ एक बहुत ही षड्यंत्रपूर्ण माहौल रहा और उस षड्यंत्रपूर्ण माहौल को जूझते हुए अंततः रजिया की हत्या कर दी जाती है। और वही चालीसा के सरदार, चालीसा के तुर्क अमीर, जिसका गठन इल्तुतमिश ने अपने शासन संचालन के लिए किया था, एक सही से शासन संचालन करना, एक साम्राज्य विस्तार को देना, जिसके लिए उसने चालीसा का गठन किया, वही चालीसा के सरदार कहीं न कहीं रजिया के लिए घातक साबित हो जाते हैं, रजिया के पतन के लिए कारण बन जाते हैं। यानी कि एक तरफ रजिया बहुत ही कूटनीतिक तरीके से इन तुर्क अमीरों को ऊंचे पदों पर प्रतिस्थापित किया, लेकिन दूसरी तरफ जब ही रजिया खुले मुंह होकर के पुरुषों के वेश में पुरुषों की तरह से ऑर्डर देने लगती है इन्हीं तुर्क सरदारों को, इन्हीं तुर्क अमीरों को, तो यही बात इन तुर्क अमीरों को, यही तुर्क सरदारों को बुरी लगती है कि आज की पुत्री जो हमारी लड़की के समान, हमारी बेटी के समान है, ये हमें आदेश देती है और इसके सामने हमें सर झुकाना पड़ता है। और इसी को देखते हुए फिर एक बार रजिया के खिलाफ षड्यंत्रपूर्ण माहौल रचा जाता है, जिसका कर्ता धर्ता मेन एदगीन होता है। इसने कबीर खां अयाज तथा अल्तुनिया को भड़का करके रजिया के विरुद्ध विद्रोह करवा देता है और अंततः इन्हीं विद्रोहों के दमन करते हुए रजिया की हत्या कर दी जाती है। तो इस पर फ्रेंड्स रजिया से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह तथा उसकी माता शाह तुर्कान को लेकर के, लाल वस्त्र धारण करके, उम्दतुल निस्वा की उपाधि लेकर के, तथा इसने किसको किस पद पर बैठाया एवं इसकी हत्या कहाँ कर दी जाती है, इन सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रजिया से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन थे उस श्रृंखला को हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अब अगली वीडियो में हम पुनः रजिया के बाद जो इसके और भी भाई हैं, जो इसके उत्तराधिकारी के रूप में इसके बाद शासक बनते हैं, जैसे बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और गुलाम वंश के एक बड़े ही महत्वपूर्ण शासक बलबन के संबंध में भी अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप हमारे वीडियो को जब कई बार सुनेंगे तो रजिया से संबंधित ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को बार बार सुनें जिससे आपको पूरी तरह से याद हो जाए। ओके, थैंक्स।